नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हैं लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी। हम आज फिर बिहार की सियासत पर बात करेंगे, कुछ झारखंड की भी बातें होंगी। प्रभात जी के पास सीधे हम बिना किसी भूमिका के चलते हैं सीधे सवालों के साथ। प्रभात जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल दोनों दिल्ली चले गए हैं। क्या है, कुछ अंदर अंदर कुछ चल रहा है क्या? क्या आखिर माजरा क्या है? स्वास्थ्य का मामला है या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है? कुछ हलचलें हैं? देखिए, बिहार राजनीतिक भूमि है और बिहार में कुछ दिनों से जो एनडीए की सरकार है और गठबंधन है, उसमें कुछ चीजें असहज दिख रही है। कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव है वो बढ़ता जा रहा है। कई कार्यक्रमों में अचानक दोनों डिप्टी सीएम गायब दिखते हैं, कभी मुख्यमंत्री दिखते हैं, तो केंद्रीय मंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो उसमें मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। और राजभवन और सरकार के बीच भी कोई बहुत सहज स्थिति नहीं दिख रही है। वैसे मुख्य रूप से जो चर्चा है, जो हमको जानकारी मिली है, उसके अनुसार मेडिकल टूर पर गए हैं नीतीश कुमार, उनको कोई चेकअप कराना है। लेकिन जिस तरह से वहां संजय झा पहुंचे हैं, सरजू राय जो झारखंड के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने रघुवर दास जो वहां के सीएम थे उनको हराया था पिछली बार 2019 के चुनाव में, वह भी दिल्ली पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह मामला झारखंड के राजनीति और सीट शेयरिंग से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। और जो हेमंत बिस्वा जो सीएम के हैं असम के और झारखंड के बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने अपने कुछ बयान से लोजपा और जदयू दोनों को कुछ असहज किया है। हेमंत उसमें विश्व शर्मा ने। हाँ जी, वो 81 सीट है झारखंड में, और उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार 11 सीटों पर जो अखिल झारखंड यूनियन है, आजसू जिसको कहते हैं, और जिसके अध्यक्ष सुरेश महतो हैं, जो डिप्टी सीएम भी वहां रहे हैं, वो है, तो उनको 11 सीट देने की बात उन्होंने कही है। और 70 सीट पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में लोजपा या जदयू के लिए सीट कहां बचती है? और जिस तरह से अब झारखंड का चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकता है, आनंद फानंद में भी वह सामने आ सकता है, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार चाहते होंगे कि अब इन चीजों को साफ कर लिया जाए। ये कि मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, क्या करना है, उनका मध्यावधि चुनाव को लेकर भी दबाव है। बिहार में भी जो सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच चल रहा है, जिस तरह की बात है, आज की तारीख में नीतीश कुमार के साथ कोई पार्टनर नहीं है। सारे जो एनडीए के पार्टनर हैं, चाहे मांझी जी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सारे के सारे पार्टनर बीजेपी के साथ है। अगर मुकेश सहनी भी आते हैं तो वो भी बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए सीट शेयरिंग एक बड़ी समस्या भी है और एक बड़ा दिक्कत की बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि वह लोकसभा का जो चुनाव आया है और जिस तरह से उसमें बड़े भाई और छोटे भाई की बात है, उस स्थिति में इस बात को उमेश कुशवाहा भी, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कह चुके हैं कि जो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट है उसके आधार पर सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए। और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड 130 से लेके 120 सीटों का दबाव बना रहा है, तो इतनी बड़ी सारी पार्टियां और भाजपा के पास
75 या 77 सीट है, तो उसके लिए इतनी बड़े लोगों को एकोमोडेट करना, जबकि ना एक भी विधायक आज की तारीख में लोजपा के पास है, ना हम पार्टी के पास है, और न उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के पास है। इनके विधायक कोई नहीं है। विधायक आज की तारीख में जो सरकार है उसमें भाजपा के विधायक हैं या जनता दल यूनाइटेड के विधायक है। और जनता दल यूनाइटेड के साथ जो 2020 में हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा और जिस तरह से किया उसको आप समझ सकते हैं। जेपी नड्डा जब पटना आते हैं, बिहार के दौरे पर आते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से नहीं मिलते हैं। क्या वजह है? क्या देखते हैं आप इसमें? नहीं, पिछली बार तो वो 2 बार मुख्यमंत्री से आए थे तो मिले थे। यह पहला मौका है जब जेपी नड्डा बिहार आए और चुपचाप कुछ घंटे अपने पार्टी वर्करों के साथ बैठक की और वापस लौट गए। और सदस्यता, लोग बताया कि सदस्यता अभियान जो बिहार में बहुत सुस्त गति से बीजेपी का चल रहा है उसी की समय, लेकिन उन्होंने एक बात कही जिसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में, कि कंधा नीचा ऊंचा करने का जो मामला आया, कि कंधा नीचा करके नहीं रखना है। माने कहीं ना कहीं से जिस तरह से बराबरी और अपनी माने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए उन्होंने जिस तरह की बात संकेत दिए हैं, उससे साफ है कि बीजेपी जो बार्गेनिंग स्थिति है उसमें कहीं कमजोर नहीं पड़ना चाहती है। वो अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाह रहे थे कि हम किसी भी शर्त में नीतीश कुमार के दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। जी, एक तरफ जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की, कार्यकर्ता समागम कर रहे हैं। और दूसरी ओर एनडीए के एक पार्टनर उपेंद्र कुशवाहा भी घूम रहे हैं, उनके बयान भी आ रहे हैं। तो क्या देखते हैं इन दोनों नेताओं की यात्रा को, इन दोनों नेताओं के बयान को, या बाकी चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी के फाउंडर्स में रहे हैं। और समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की नींव में अगर 2 बड़ी जातियां या 2 बड़ा कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए तो जो बिहार में रहा है वो बड़ा स्पष्ट है। वो कॉम्बिनेशन कोयरी और कुर्मी का रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उसमें भूमिहारों की भागीदारी, कुछ अति पिछड़ों की भागीदारी, कुछ ही मात्रा में अल्पसंख्यक और दलित की भागीदारी भी रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जिस तरह से दोनों, एक तरफ अगर आप देखिए तो मनीष वर्मा कुर्मी जाति से आने वाले, और वो जिस तरह से आरसीपी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे और राजनीति में आए, उसी तरह से मनीष वर्मा का राजनीति में आगमन हुआ है। और उन्होंने जो अपने कंधे पर इस पार्टी को पूरे राज्य में मजबूत करने का जिम्मा लिया है, और उनका जिस तरह से कह रहे हैं कि हम 50 साल में तक इस पार्टी को बिहार और देश की एक बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी बनाना चाहते हैं, और इसके लिए युवाओं और महिलाओं से वो अपील कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता समागम में समता पार्टी के पुराने लोगों को खोज के मिल रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। और एक और आपको बड़ी बात बता दें कि जो जनता दल यूनाइटेड के लोग थे, उनको एक बड़ी शिकायत होती थी कि एक दरोगा, एक थानेदार, एक बीडीओ, एक सीओ हम लोगों की बात नहीं सुनना चाहते, माने हमारी शिकायत नहीं सुनते, हम जनता का कैसे काम करें। जनता की शिकायत की एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हमको माने बड़े दरबार की दौड़ लगानी पड़ती है, बड़े अधिकारियों के पास जाना होता है, और बड़े अधिकारी भी सीधा सीधा माने एक अन्य मार्ग की ही बात करके उनको तरजीह नहीं देते। तो उन्होंने जिस तरह से वो बैठक की है अधिकारियों के साथ, जिसमें एसपी, डीएम, एसडीओ, डीएसपी
तमाम लोग थे और प्रखंड के अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक हुई है। जिला के जो कार्यकारिणी के लोग थे या महानगर के अध्यक्ष थे, उनके साथ बैठक हुई। तो कहीं ना कहीं से सरकार और पार्टी दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करने की भी कोशिश की गई है कि जो लोगों की शिकायत है, जो पार्टी वर्करों की शिकायत है, उसको भी दूर किया जाए। और मनीष वर्मा को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा को माने अगर टोकन रूप में अगर कोई ले रहा है, तो हमको लगता है कि ये भूल है, क्योंकि उनके कहने पर एमपी आ रहे हैं उनके बैठक में, एमएलए आ रहे हैं, पार्टी के संगठन के तमाम लोग आ रहे हैं। तो इसको बिना नीतीश कुमार की मर्जी और उनके इजाजत के बिना इसको नहीं माना जा सकता है। कहीं ना कहीं जी। उसमें इनका सह है, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष इसको जिस रूप में देखते हो। अब मैं शिक्षा विभाग और राजभवन की बात मैं करना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग, खासकर उच्च शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच में टकराव की स्थिति रही है पिछले दिनों। क्या अब भी वो टकराव की स्थिति है? चूंकि जिस तरह से वीसी को बिहार विश्वविद्यालय हो या बिहार के तमाम विश्वविद्यालय, उसमें कुलपति की जो नियुक्ति हुई और जिस तरह से की गई है, और फिर आरक्षण रोस्टर को, जैसे बिहार विश्वविद्यालय में के कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें आरक्षण रोस्टर को फॉलो किए बिना जनरल कैटेगरी के गेस्ट फैकल्टीज की पुनर्बहाली की गई और जो आरक्षित श्रेणी के जो कैंडिडेट थे उनको बाहर कर दिया गया। ये मुद्दा भी अभी मनीष वर्मा जी के सामने आया। तो क्या है ये पूरा मामला क्या है, कैसे देखते हैं? क्या वीसी की नियुक्ति और को लेकर के और राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो कुछ चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वीसी की नियुक्ति में जिस तरह से राजभवन का सीधा सीधा अब दिख रहा है प्रभाव, मुख्यमंत्री इसमें कमजोर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो सरकार के तरफ से जो पहले स्थिति थी वह स्थिति नहीं दिख रही है। और हम अगर कहें कि वीसी की नियुक्ति में अगर ये बात अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक बड़ा दबदबा दिख रहा है और उसके कारण कई स्थितियां पैदा हो रही है। जो बिहार में जो सरकार है उसमें जो सामाजिक न्याय को लेकर कमिटमेंट है या सोशल समता मूलक समाज की बात है, उसमें उस कमिटमेंट में भी कमी दिख रही है जो आप शायद नहीं कह पा रहे हैं। मैं उसको साफ साफ तौर पर खोल के बोल देना चाहता हूं। और जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से हम विश्वविद्यालय जाते हैं, बिहार विश्वविद्यालय, BRA अम्बेडकर विश्वविद्यालय के जो वर्तमान वीसी हैं उनको लेकर भी जो शिकायतें मिल रही है, जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह से उनके एरोगेंसी की चर्चा होती है, जिस तरह से वहां रोस्टर का मामला उठता है, जिस तरह के बहुत सारी बातें हो रही है और ये पूरे बिहार में हो रही है। जब मुजफ्फरपुर में हो रही है तो बिहार में भी हो रही है। और आपको एक बड़ी जानकारी ये दे दें कि महाधिवक्ता जो बिहार के हैं पीके शाही, वो खास तौर पर उच्च शिक्षा को लेकर काफी परेशान है। वो मुख्यमंत्री से मिलकर बीते दिनों यह बता चुके हैं कि जो राजभवन के कारण सरकार को उच्च शिक्षा के मामले में काफी फजीहत हो रही है। थोड़ा सा और मैं 2 मिनट का समय लूंगा और एक चर्चा आपको कर देना चाहता हूं कि जो के पाठक जिस समय अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग का, और जिस समय उन्होंने जिस तरह से माने विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं अराजकता को लेकर उन्होंने कई मामलों को उजागर किया था, और जिस तरह से राज्यपाल और राजभवन असहज हुआ था, तो इस मामले से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरी जैसी जानकारी है कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कोई मुलाकात भी नहीं हुई है। थोड़ी असहजता हमको जरूर दिखती है। जी। प्रशांत किशोर उर्फ पीके पांडे बनाम 4S का मुद्दा क्या है इसमें? देखिए, प्रशांत किशोर 4S नहीं 3S की बात कर रहे हैं, जिसमें शराब है और सर्वे है और स्मार्ट मीटर है। ये 3
मामला है और अच्छा, कुछ 3S है ना? उनका 3S है। चौथा एस अच्छा, जो है माफी वो चाहूंगा, सैंड है। 4S नहीं 3S है। चौथा ठीक। चौथा एस सैंड है, बालू है, जिसकी कुछ पत्रकारों ने चर्चा की है। और 4S की बात जो आपके जुबान से आ रही है वह भी बात कहीं ना कहीं बना सही हुआ है। है, सही है मीडिया के पैटर्न पर। लेकिन मैं तो कहूंगा कि 5S 5S इसलिए कि स्मैक की भी हालत देखिए तो विश्वविद्यालय से लेके गांव गंवाई समाज में जब आप जाते होंगे, आप ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं, आपको शिकायतें मिलती होंगी कि जिस तरह से युवा और तरुण पीढ़ी बिहार का स्मैक के पीछे भाग रहा है और जिस तरह से सिगरेट में स्मैक भर के या स्मैक के साथ सेवन और जो भी नशीले पदार्थ गांजा हैं, गांजा भी भरते हैं। हाँ, ये जो इसका जो बहुत तेजी से ग्रामीण इलाकों में भरा है और इसके कारण आप देखिएगा जो हाई स्कूल है, जो विश्वविद्यालय है, उसमें जो युवा पीढ़ी शिक्षा के तरफ आकर्षित थी, वो कहीं ना कहीं उनका मूवमेंट अब दूसरे तरफ हो रहा है। भले ही सरकार, पुलिस प्रशासन इसको नजरअंदाज कर रहा है। मैं एक दिन जा रहा था तो एक चाय के दुकानदार की जो पत्नी थी, उन्होंने उसने कहा कि आप लोग सिर्फ शराब के बारे में कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घातक ये स्मैक है। इसके चक्कर में हमारा बच्चा माने अब जो है सो घर में रहने लायक नहीं हो गया है, बेकाबू होते जा रहा है और पूरे इलाके में इस तरह की बात हो रही है। ऐसी बातें कई इलाके में हो रही, इसलिए हम 5S की बात करते हैं। निश्चित तौर पर जो ये शराब और स्मैक है, इसको लेकर तो मैं मानता हूं कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन सर्वे का जो मामला है, तो प्रशांत किशोर जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, तो उनको किसी भी शर्त पर जो दलित है, अकलियत, जो कमजोर तबका है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जिसको 3 डिसमिल जमीन मकान के लिए दी गई है, लेकिन कब्जा भी है तो उसका कागज नहीं है, नक्शा में नहीं है, तो उनको डर लगता है कि भाई जो भी हमारे जो सामंती लोग हैं, उनके लिए तो सर्वे बड़ा मामला है और लगातार उस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर्वे को लेकर ज्यादातर जो नई दिक्कतें हैं, भ्रष्टाचार का हाइट है राजस्व विभाग में, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई माने गुरेज नहीं है। लेकिन सर्वे जरूरी है, सर्वे को रोकना उपाय नहीं है। सर्वे को किसी भी परिस्थिति में वैधानिक ढंग से लोगों को सहूलियत देते हुए कर देना जरूरी है। 4-4 पीढ़ी के पहले नाम पर जमीन है, आपका बच्चा दिल्ली में रहता है, आपका बच्चा इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, आने वाले समय में उसके लिए कोई आदमी फर्जी कागज के आधार पर आपकी सारी जायदाद को बेच सकता है। एक अभी ऑल इंडिया रेडियो के एक बड़े अधिकारी हैं जो इंडियन इंफॉर्मेशन, उनका सारा का सारा जमीन फर्जी कागजात के आधार पर, फर्जी डिक्लेरेशन के आधार पर पूरा हाजीपुरी इलाके में बेच दिया गया है। एक संतोष जी है, वो लगातार उन पर खबर चलाते हैं। तो इस तरह की कई जी, लोगों की समस्या है। तो एक तो बिल्कुल। ये सप्ले हो गया, शराब हो गया और स्मैक की बात हमने की। सैंड बालू माफिया से कोई इनकार नहीं कर सकता कि, लेकिन बालू माफिया हो या शराब माफिया हो या जो भी ये स्मैक माफिया हो, इसमें कोई पार्टी नहीं बची हुई, कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ। समाज का एक बड़े लोगों की सहभागिता है और इसमें सब लोग जब तक इसका संगठित होकर विरोध नहीं करेंगे, समाज में परिवर्तन की कोशिश नहीं करेंगे, तो यह किसी सरकार के लिए न सर्वे संभव रह जाएगा, न शराब और स्मैक के खिलाफ अभियान और बालू के खिलाफ अभियान संभव रह जाएगा। जी, स्मार्ट मीटर का जहां तक सवाल है, अंतिम सवाल में उसका जवाब मैं 2 शब्दों में दे देना चाहता हूं कि बिहार सरकार भी मान रही है कि उसमें टेक्निकल गड़बड़ी है, वो लोड संबंधी गड़बड़ी है, जो मीटर का बनावट है उसमें गड़बड़ी है, जिसके कारण अगर आपका लोड अगर 1 kVA का है, अगर वो 2 kVA में कन्वर्ट होता है तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आती है, कई तरह का पर्चा
1 वाट शायद केवीए नहीं 1 वाट का है और 2 वाट हो जाता है, तो उसमें जिस तरह से फाइन को वसूलने का है उसके कारण कई गुना, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बर्थडे है, उस दिन ज़्यादा बिजली की खपत हो जाती है, 1 लोड से ज़्यादा का खपत बढ़ता है, तो आपको 3 महीने का जोड़ के फाइन अगर आपसे लिया जाएगा, तो नेचुरली आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए और जी, जो जी। भी और भी गड़बड़ी है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, प्रखर पत्रकार प्रभात कुमार जी को। बिहार की सियासत, झारखंड के मुद्दे और भी जो चीज़ें हैं, उस पर अभी आप सुन रहे थे प्रभात जी को। तो इस अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।